हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक एट दीक्षांत एडुटेक। मैं दीपक शर्मा, आपका मैथ्स का टीचर। और आज का ये वीडियो होने जा रहा है हम लोग का पार्ट 2। टॉपिक सेम है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ठीक है, तो पार्ट 1 में हमने क्या क्या पढ़ा और इस पार्ट में क्या क्या पढ़ेंगे, आइए एक बार चर्चा करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। तो बेसिकली ये 7 टॉपिक्स हैं जो इस चैप्टर में पढ़ने हैं, जिनमें से हमने पार्ट 1 में इस फर्स्ट 2 टॉपिक्स को हमने कवर किया था। ठीक है ना, जिसमें हम लोग अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को रिकॉल किया, मतलब जो हमने अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के बारे में पिछले क्लास में जो पढ़ा है उन सब बातों पे चर्चा हुआ। और फिर उसके बाद अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के कितने टाइप्स हैं, कितने तरह में उसको क्लासीफाई किया गया है, उस पर हम लोग चर्चा की है। ठीक है, आज के इस वीडियो में हम लोग ये जो थर्ड पार्ट है, इसका थर्ड टॉपिक जो है, जिसमें हम लोग डिग्री को डिफाइन करेंगे कि डिग्री क्या होता है किसी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का या पॉलिनोमियल का, है ना। मैंने बताया था कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन और पॉलिनोमियल्स ऑलमोस्ट सेम है, बट कुछ सिचुएशन में कुछ ऐसे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होते हैं जिनको हम लोग पॉलिनोमियल्स नहीं कह सकते हैं, या सारे पॉलिनोमियल्स अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहे जा सकते हैं। इस पर हम लोग चर्चा किए थे। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे कि आगे बढ़ने से पहले, मतलब ये पार्ट 2 शुरू करने से पहले एक बार पार्ट 1 में क्या क्या पढ़े हैं उस पर थोड़ा सा चर्चा कर लेंगे। ठीक है ना। तो जैसे हम लोग सबसे पहले अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के बारे में बात किए थे। तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या था? द कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल्स एंड कांस्टेंट्स यूजिंग प्लस माइनस डिवीजन एंड मल्टीप्लिकेशन। एग्जांपल, अब डिफिनीशंस वगैरह जो भी वो हम लोग ऑलरेडी पार्ट 1 में कवर किए हैं, बस अब हम लोग एग्जांपल से उन बातों को समझेंगे। जैसे 4x² प्लस 3xy प्लस 4x प्लस 3। ठीक है, अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कुछ कांस्टेंट्स हैं, कुछ वेरिएबल्स हैं, इनको कंबाइन किया गया है। ठीक है, यहाँ पे आप जैसे 4x² है, 4x² है, तो इसको आप ऐसे समझ सकते हैं 4 इंटू x² इंटू वाई। ठीक है, मतलब यहाँ मल्टीप्लाई का साइन यूज हुआ है टू कंबाइन 4x² एंड y, बट मल्टीप्लाई का साइन जो है वो विजिबल नहीं, तो उसको हम लोग नहीं लिखते हैं, वो अंडरस्टूड होता है। ठीक है ना। उसी तरह से 3xy क्या हो गया आपका 3 इंटू एक्स इंटू वाई। मतलब आप ध्यान दें तो यहाँ पे हम लोग मल्टीप्लाई का साइन यूज़ किए, प्लस का साइन यूज़ किए हैं, डिवीज़न और माइनस का साइन यूज़ नहीं हुआ है, बट कम से कम कोई एक साइन भी यूज़ हो सकता है, 2 साइन भी यूज़ हो सकता है, या सभी साइन भी यूज़ हो सकते हैं। ठीक है ना। तो ये सब क्या कहलाएंगे हमारे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, मतलब दिस इज आवर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। फिर हम लोग बात किए थे अलजेब्रिक टर्म के बारे में, तो इसी में हम लोग उसको भी समझ लेते हैं। तो अलजेब्रिक टर्म क्या होता था? तो अगर वेरिएबल्स एंड कांस्टेंट्स सिर्फ मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन के साइन से कंबाइन होता है तो वो अलजेब्रिक टर्म कहलाता है। जैसे ये हमारा एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, तो इसमें आप ध्यान दें तो 4x² और y ये मल्टीप्लिकेशन के साइन से कंबाइन हुआ है, तो इनका कॉम्बिनेशन क्या कहलाएगा? एक अलजेब्रिक टर्म कहलाएगा। उसी तरह से 3xy ये एक दूसरा अलजेब्रिक टर्म है, ये तीसरा है, और एक चौथा अलजेब्रिक टर्म। मतलब इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में 4 टर्म्स हैं। ओके, और आप ध्यान रखें कि प्लस और माइनस बेसिकली सेपरेट करते हैं एक टर्म को दूसरे टर्म से। तो आपको प्लस जब दिख जाए समझिए कि उसके पहले और उसके बाद में एक दूसरा टर्म है। ठीक है, तो अलजेब्रिक टर्म समझ गए आप। अब उसके बाद हम लोग बात कर रहे थे फैक्टर्स ऑफ ए अलजेब्रिक टर्म। ठीक, शॉर्ट में हम लोग AT लिखते हैं। अब इसमें कोई भी आप ले लीजिए, जैसे 3xy लेते हैं, ये 3xy, तो 3xy के फैक्टर क्या होंगे? 3 होंगे x और y। ठीक है, 3 फैक्टर्स हो गए इसके, 3x और y। उसी तरह से अगर 4x² y का फैक्टर्स की बात करें, चलिए यहाँ पे स्पेसिफाई कर देते हैं ऑफ टर्म 3xy। ठीक है ना, 3xy के जो फैक्टर्स हैं कौन कौन से हैं? 3x और y। अब उसी तरह से 4x² y के अगर फैक्टर्स की बात करें तो क्या होगा? 4 होगा, 2 बार x है तो 2x लिखिए और 1 y। ठीक है, और 3 के फैक्टर्स क्या होंगे? सिर्फ 3 ही होगा। तो इस तरह से हम लोग किसी भी अलजेब्रिक टर्म के फैक्टर्स को फाइंड कर सकते हैं। उसके बाद जो हमारा एक टॉपिक था छोटा सा, वो था कोएफिशिएंट। ठीक है ना, इसको अच्छे समझिए, कोएफिशिएंट्स क्या था?
तो कोएफिशिएंट बेसिकली किसी टर्म के किसी फैक्टर का कोएफिशिएंट हम लोग फाइंड करते थे, है ना। जैसे मान लीजिए 3xy है, तो 3xy में 3 फैक्टर हैं, 3x और y। अब इसमें y का कोएफिशिएंट पूछा जाए आपसे तो आप क्या बताएंगे? y का कोएफिशिएंट क्या होगा? तो y को छोड़कर जो आपके फैक्टर्स बच रहे हैं वही हो जाएगा, यानी उनका प्रोडक्ट, जो फैक्टर्स बच रहे हैं 3 और x फैक्टर बच रहे हैं, इनका प्रोडक्ट हो जाएगा कोएफिशिएंट ऑफ y। इसी तरह से y का x का कोएफिशिएंट क्या हो जाएगा? 3y, और 3 का कोएफिशिएंट हो जाएगा xy। ठीक है ना। तो ये सब बातों को हम लोग चर्चा किए थे पिछले पार्ट में। और एक और चीज़ पे हम लोग चर्चा कर लेते हैं, जैसे अगर कोई टर्म हमारा -7xyz², ठीक है, तो इसके फैक्टर्स कौन कौन से हो गए? फैक्टर्स हो गए -7x, y, z और z, 2 बार z। अब इसमें ये जो हमारा -7 है, जो न्यूमेरिकल पार्ट, जो उसके फैक्टर्स का जो न्यूमेरिकल पार्ट है वो कहलाएगा न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट। ठीक है, न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट कहलाएगा। और ये एक्स वाई जो जेड जो वेरिएबल पार्ट है, मतलब ये आप अलजेब्रिक पार्ट कर सकते हैं उस टर्म के, इसके लिए कोई हम लोग प्रॉपर अभी इस तरह का कोई वर्ड यूज़ करते नहीं है, क्योंकि हम लोग को यूज़ ज़्यादातर न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट को ही करना होता है। ठीक है, तो ये बात आप ध्यान रखेंगे। अब हम लोग आगे बढ़ने जा रहे हैं। तो कोएफिशिएंट, चलिए इसकी तो चर्चा हो गई अभी। लाइक एंड अनलाइक टर्म्स भी हम लोग चर्चा किए। तो इसमें हम लोग क्या बात कर रहे थे कि अगर कोई एक ऐसा टर्म है जिसका सेम वेरिएबल हो, जिसको हम लोग लिटरल्स भी कह सकते हैं, और साथ ही साथ उसका जो एक्सपोनेंट्स हो वो भी सेम हो, तो वो लाइक टर्म्स कहलाता है। इसको एक बार फिर से एक बार बात कर लेते हैं, ठीक है ना। इसमें कुछ बातें हम लोग नहीं किए थे, जैसे -3/4 xy² है, और माइनस या पॉजिटिव ले लेते हैं इस बार 5y² है। तो क्या ये लाइक टर्म्स हैं? बिल्कुल लाइक टर्म्स है, क्योंकि यहाँ पे देख रहे हैं आप दोनों ही में xy वेरिएबल हैं, और दोनों ही जो xy का जो एक्सपोनेंट है वो भी सेम है। यहाँ x का एक्सपोनेंट 1 है, यहाँ भी x का एक्सपोनेंट 1 है, y का एक्सपोनेंट 2 है, यहाँ y का एक्सपोनेंट 2 है। मतलब ये एग्जाम्पल मैंने इसलिए दिया है कि कई बार जो ऑर्डर चेंज हो जाता है तो स्टूडेंट्स कन्फ्यूज़ हो जाते हैं, तो वैसे कन्फ्यूज़ नहीं होना है, केवल ऑर्डर चेंज हुआ है। यहाँ भी xy² है और यहाँ भी xy² है, तो वेरिएबल सेम है, एक्सपोनेंट सेम है, तो ये दोनों टर्म भी आई मीन लाइक टर्म्स कहलाएंगे। और अगर ऐसा ना हो तो वो अनलाइक टर्म्स कहलाता है, जैसे -3xy² एंड 5x²y। अब आप यहाँ पे देखिए वेरिएबल तो सेम है लेकिन एक्सपोनेंट चेंज हो गया है, तो इस सिचुएशन में ये अनलाइक फ्रैक्शन कहलाएंगे। अगर वेरिएबल भी चेंज हो जाता है, जैसे और 9xz², तो देखिए यहाँ पे वेरिएबल ही चेंज हो गया है, z हो गया है, ठीक है, xy है, यहाँ पे xz है, एक चेंज हो गया है, तो भी ये अनलाइक टर्म्स कहलाएंगे। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे, है ना। डिग्री से हमें पढ़ना था इस पार्ट में कि डिग्री क्या होता है किसी टर्म का। तो देखिए यहाँ पे ये जो एक छोटा सा डिफिनेशन डिग्री का आपको याद रखना है, द सम ऑफ एक्सपोनेंट्स ऑफ द वेरिएबल्स ऑफ ए टर्म इज कॉल्ड डिग्री ऑफ द टर्म। अब यहाँ पे हम लोग एक टर्म की बात कर रहे हैं ना, जैसे कोई भी ठीक है, ये एक टर्म है। अब इसका हमको डिग्री फाइंड करना है, ठीक है ना। ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का टर्म है, इसका डिग्री फाइंड करना है। तो डिफिनेशन में क्या लिखा है? सम ऑफ एक्सपोनेंट्स। तो एक्सपोनेंट्स इसमें कौन है आपके, लेकिन किसके एक्सपोनेंट्स? तो वेरिएबल्स के। इसमें वेरिएबल कौन कौन से हैं? x है, y है और z है। और इनके एक्सपोनेंट्स कौन कौन से हैं? 2 है, 3 है, और यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 है। तो हम क्या करेंगे? इनका सम फाइंड करेंगे, ठीक है ना। तो डिग्री इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? अकॉर्डिंग टू द डिफिनेशन इन तीनों का एक्सपोनेंट्स का सम फाइंड करना है, 6। मतलब इस अलजेब्रिक टर्म का डिग्री क्या होगा? 6 होगा। इसी तरह कोई भी अलजेब्रिक टर्म है तो उसके वेरिएबल्स के एक्सपोनेंट्स का सम फाइंड कर लेंगे, वो हो जाएगा हमारा डिग्री ऑफ द अलजेब्रिक टर्म। अब नेक्स्ट, डिग्री ऑफ एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन या फिर पॉलिनोमियल, ठीक है ना। हमने कहा था कि
जनरली अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को हम लोग पॉलिनोमियल्स भी कह सकते हैं, है ना, बस उसके लिए कंडीशन को हमें ध्यान रखना है और उनको हम लोग डिटेल से आगे क्लासेस में जानेंगे। फिलहाल हम लोग अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के लिए पॉलिनोमियल भी यूज़ करें। तो क्या होगा डिग्री किसी पॉलिनोमियल का, इसके पहले हम लोग टर्म की बात कर रहे थे, पॉलिनोमियल की बात कर रहे हैं। तो किसी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन या पॉलिनोमियल का हाईएस्ट पावर जो होगा ऑफ ए पर्टिकुलर टर्म इज द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल, है ना। जैसे अभी हमने पिछली बार निकाला था यहाँ पे -9/11, ठीक है, तो इसका डिग्री क्या निकला था, 6 निकला था। अब हमको एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लेते हैं। ठीक है, ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, इसमें कितने टर्म्स हैं, 1 2 3 एंड 4 टर्म्स हैं। अब इन चारों टर्म्स का हम डिग्री फाइंड कर लेते हैं, ठीक है। तो आप ध्यान देते हो, इसका टर्म का डिग्री क्या होगा, 2 + 2 4 हो जाएगा। इसका डिग्री क्या होगा, 3 और 1, इसका भी 4 हो रहा है। इसका 1 और 1 2, और इसका डिग्री 1 हो रहा है। अब ये एक पूरा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में हमने सभी टर्म्स का डिग्री फाइंड कर लिया। अब इसमें जो हाईएस्ट कितना आ रहा है, 4 आ रहा है। इसका मतलब द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल इज 4, ठीक है ना। जो हाईएस्ट मतलब 2 का 4 आ रहा है, 2 टर्म का 4 आ रहा है, बट यहाँ पे जो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होगा, क्लियरली डिग्री ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इज इक्वल टू 4। हाईएस्ट डिग्री हमको चेक करना है टर्म का, या हाईएस्ट पावर कह सकते हैं। किसी टर्म का हाईएस्ट पावर चेक करना है, जो हाईएस्ट पावर होगा वही उस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का डिग्री कहलाएगा। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दिया हुआ है जिसमें 4 टर्म्स हैं, और इस टर्म का अगर डिग्री की बात करें तो इसमें तो एक ही वेरिएबल है, तो इसका जो एक्सपोनेंट होगा वही हो जाएगा उसका। इसका 3 हो गया, इसका 2 हो गया, इसका 1, और इसका कुछ नहीं है। इसमें तो वेरिएबल है ही नहीं इस टर्म में। तो अगर कोई टर्म कांस्टेंट है तो याद रखिए कांस्टेंट टर्म का डिग्री हमेशा 0 होता है। अब क्यों होता है तो इसके बारे में भी थोड़ा सा चर्चा हम लोग कर लेते हैं, क्योंकि 5 को आप ऐसे लिख सकते हैं 5 × 1, और 1 की जगह आप लिख सकते हैं 5 × x⁻0, है ना, यानी 5x⁻0। और आप जानते हैं कि x⁻0 का वैल्यू 1 होगा, तो यानी 5 के लिए हम x⁻0 लिख सकते हैं। और आप देख रहे हैं यहाँ पे x का एक्सपोनेंट क्या हो गया, 0 हो गया। तो इसका मतलब है कि इस टर्म का जो डिग्री होगा वो 0 होगा। अब हमको डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल लिखना है, तो इसमें हाईएस्ट पावर कितना है, ये कहिए हाईएस्ट डिग्री कितना है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, तो हाईएस्ट इसका 3 है, तो 3 हो जाएगा डिग्री इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन या पॉलिनोमियल का, ठीक है ना। अब एक न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, मतलब कोई अगर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दिया है और उसका न्यूमेरिकल वैल्यू फाइंड करना है, तो वो हम कैसे फाइंड करेंगे, तो ये डिपेंड करता है जो उसमें वेरिएबल्स हैं उनके डिफरेंट वैल्यूज़ पर डिपेंड करता है। जैसे ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन देख लीजिए, ठीक है ना। ऑलरेडी यहाँ पे देखिए x और y का वैल्यू यहाँ पे गिवन है आपके क्वेश्चन में। x की वैल्यू में 2 रखनी है और y की वैल्यू 3 रखनी है। अब इसी वैल्यू के बेस पे हमें ये जो गिवन एक्सप्रेशन है उसका न्यूमेरिकल वैल्यू निकालना है। तो हम क्या करेंगे,
x की प्लेस पे हमें लिखना है 2, तो हम क्या लिखेंगे 7 इंटू 2 स्क्वायर। ठीक है ना, देखिए x के प्लेस पे 2 आ गया और हम जानते हैं कि 7x के बीच में कोई सिंबल नहीं है, इसका मतलब मल्टीप्लाई करना है। इस पर चर्चा किए थे हम लोग, और x का स्क्वायर मीन्स 2 का स्क्वायर। अभी हम लोग केवल क्या कर रहे हैं, वैल्यू पुट कर रहे हैं। हाँ, उसका अभी सॉल्व नहीं करेंगे, सिर्फ वैल्यू रख रहे हैं। अब यहाँ फिर 4 इंटू एक्स इंटू वाई है, क्या मतलब है कि x का वैल्यू रखेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे 2, और y का वैल्यू 3 है तो 3 रख के मल्टीप्लाई करेंगे। अभी हमारा एक्सप्रेशन बन गया, जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन था वो एक न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन में कन्वर्ट हो गया, राइट। न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन में, न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन मतलब जब हम लोग किसी वेरिएबल्स का यूज़ नहीं करेंगे तो वो न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन हो जाएगा। यहाँ पे कोई वेरिएबल नहीं है तो ये एक न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन में कन्वर्ट हो गया, और इसको जैसे हम लोग सॉल्व करते हैं वैसे सॉल्व करेंगे। तो 7 इंटू 4, पहले एक्सपोनेंट को सॉल्व किया जाता है, ठीक है। तो 2 2 ज़ा 4 प्लस 4 2 ज़ा 8 3 ज़ा 24। अब अगेन आप इसको सॉल्व करेंगे, 28 प्लस 24 तो 52 हमारा आ गया आंसर। ठीक है ना, बहुत सिंपल है। हमने किया क्या, तो जो वैल्यूज़ गिवन है उन्हीं वैल्यूज़ को उसके प्लेस पे हमने पुट किया और उसको सॉल्व किया। ठीक है, तो इसी तरह से हम लोग किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का न्यूमेरिकल वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। अब ध्यान दीजिए, ये जो सेकंड नंबर है इसको आप खुद ट्राई करें। ओके, अब हम लोग जो इतना पढ़े हैं, अब कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे, ठीक है ना, कुछ प्रैक्टिस करते हैं। ओके, तो जैसे ये है बिल्ड अप अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, मतलब ये हमें कुछ स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं, फॉर द स्टेटमेंट्स गिवन बिलो, कुछ स्टेटमेंट्स दिए गए हैं, उनको एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में कन्वर्ट करना है। तो पहला क्या देखिए, तो मल्टीप्लाई बाई 5 द नंबर विच रिप्रेजेंट्स x एंड ऐड 3। समझना है, इसमें आपको अच्छे से समझना पड़ेगा। अगर आप अच्छे से नहीं समझेंगे तो आप जो बिल्ड नहीं कर पाएंगे। कह रहा है कि मल्टीप्लाई बाई 5 से मल्टीप्लाई करिए, किससे करें, तो आगे पढ़िए, द नंबर, एक नंबर से करना है। अब वो नंबर क्या है, तो विच रिप्रेजेंट्स x, मतलब वो नंबर x है, यानी कोई वेरिएबल नंबर है। तो चलिए इसको हम लिखते हैं वेरिएबल नंबर x। अब इसको हमको मल्टीप्लाई करना है किससे, 5 से। तो जनरली कॉन्स्टेंट्स को पहले आप लिख दिया करिए, तो 5 टाइम्स x हो गया। अब आगे क्या करना है, मल्टीप्लाई तो हो गया 5 से, अब ऐड 3, अब आगे ऐड करना है। तो ऐड करने का मतलब +3, तो ये क्या बन गया आपका 5x + 3। सिमिलरली आपको अब जैसे ये सेकेंड नंबर, सब्ट्रैक्ट 2 फ्रॉम 3 टाइम्स द नंबर दैट रिप्रेजेंट्स p। ठीक है, बी नंबर, यहाँ पे तो स्पेस कम है, ये आपका एक नंबर है। अब क्या करना है इसमें, ध्यान दीजिएगा, सब्ट्रैक्ट करना है। किसको सब्ट्रैक्ट करना है, 2 को सब्ट्रैक्ट करना है। किस में से सब्ट्रैक्ट करना है, तो 3 टाइम्स द नंबर। 3 टाइम्स, टाइम्स जब आता है तो इसका मतलब कि गुना करके। किससे गुना करना है, नंबर से। नंबर कौन है, p है, दैट रिप्रेजेंट्स p, मतलब b का जो आपका एक्सप्रेशन बनेगा वो क्या होगा, तो 3 टाइम्स द नंबर p मीन्स 3 मल्टीप्लाइड बाई p। 3 टाइम्स की बात कर रहे हैं, तो टाइम्स जब होता है तो हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। 3 टाइम्स p, अब उसमें सब्ट्रैक्ट करना है फ्रॉम 2, तो मतलब इसमें से हम लोग को 2 सब्ट्रैक्ट कर देना है। तो क्या बन गया 3p - 2। सब्ट्रैक्ट 2 को हमने सब्ट्रैक्ट किया, किस में से किया, तो 3 टाइम्स द नंबर p। तो इसी तरह से आपको और भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बिल्ड करना है। एंड आई होप आप लोगों ने प्रीवियस क्लास में भी इस तरह के स्टेटमेंट्स पे वर्क किया है, तो आप इसको ट्राई करें, ठीक है ना। बाकी जितने भी यहाँ पे हैं आप सब उनको ट्राई करें, ठीक है। लेट्स सी हाउ मच आप कर सकते हैं खुद। एक 2-3 थोड़ा सा हम लोग और ट्राई कर लेते हैं, जैसे ऐड 2 to half द नंबर दैट रिप्रेजेंट्स x। थोड़ा इसको समझते हैं। ऐड करना है 2 को, किसमें से, हाफ द नंबर। अब वो नंबर कौन सा है, x है, तो x का हाफ क्या हो जाएगा, हाफ ऑफ x
अब +2, मतलब इसको हो जाएगा x/2 + 2, ठीक है ना। मतलब आप उसको थोड़ा सिंपल करके भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो इसी तरह से D, E, F ये सब सिंपल हैं। G पर थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। नंबर्स x एंड y बोथ स्क्वायर्ड एंड एडेड, मतलब x और y दो नंबर है, दोनों को स्क्वायर किया गया है और ऐड किया गया है। तो दोनों को स्क्वायर करना, मतलब x को भी स्क्वायर करना है और y को भी स्क्वायर करना है और फिर ऐड करना है। तो क्या हो जाएगा x² + y²। इसी तरह से देख रहे हैं ना, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बनता जा रहा है। हाँ, अब ये h नंबर भी सिंपल है, आप ट्राई करें इसको, है ना। अच्छे से समझना है स्टेटमेंट को और जो बोला जा रहा है वो करना है। स्क्वायर करने के लिए बोले स्क्वायर कर दीजिए, ऐड करने के लिए बोले ऐड कीजिए, सब्ट्रैक्ट करने के लिए बोले तो सब्ट्रैक्ट करिए और मल्टीप्लाई करने के लिए बोले तो मल्टीप्लाई करिए। तो ट्राई करिए। आगे हम लोग बढ़ते हैं थोड़ा। राइट द फैक्टर्स ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स, ठीक है ना। फैक्टर्स निकालना, तो फैक्टर्स निकालना हम लोग सीखे थे। पहले हम लोग लिख लेते हैं गिवन टर्म 8x³ y²। तो गिवन टर्म्स है हमारा 8x³ एंड y²। तो फैक्टर्स क्या हो जाएंगे, थस फैक्टर्स ऑफ द, थोड़ा क्लियरली लिखेंगे, ठीक है। फैक्टर्स ऑफ द टर्म्स। तो देखिए इसमें एक कांस्टेंट है हमारा 8, एक वेरिएबल है x और एक वेरिएबल है y, ओके। तो हम लोग क्या करेंगे, 8 लिख दीजिए x। अब x तो पावर 3 है, मीन्स 3 टाइम्स आपको x लिखना है, और y की पावर 2 है तो 2 टाइम्स आपको y लिखना है, ठीक है। बहुत सिंपल है। इसी तरह से आप 2, अब यहाँ पे सेकंड में आपको देखना है -2, है ना। माइनस पहले तो -2 लेना है, ठीक है। इसका फैक्टर साइन को भी इंक्लूड करना है, उसको छोड़ना नहीं है। उसी तरह से थर्ड का भी आप फैक्टर सभी लिख देंगे, है ना। अब जैसे एक बात मैंने आप लोग बताया था कि जैसे 8 है, 8 को अगर हम लोग फैक्टराइज करें तो 2 भी 3 टाइम्स हो जाएगा, है ना। तो अभी उतना हम लोग कॉम्प्लिकेटेड नहीं करना है। जो न्यूमेरिकल पार्ट है, न्यूमेरिकल फैक्टर्स को फैक्टराइज फर्दर हम लोग नहीं करेंगे, जो है उसी को लेंगे। तो हम लोग अभी सिर्फ 8 ही ले रहे हैं, 8 को अब फर्दर फैक्टराइज करने की जरूरत नहीं है। तो यही हो जाएंगे हमारे फैक्टर्स ऑफ द गिवन टर्म, ठीक है। तो इस तरह से आप सेकंड और थर्ड भी बना देंगे। फोर्थ और फिफ्थ भी आसानी से बन जाएगा। एक चलिए हम इसको बना देते हैं। यहाँ पे मैं सीधे लिख दे रहा हूँ स्टेटमेंट, आपको इसी स्टेटमेंट को कॉपी करना है और फिर उसके बाद फैक्टर्स क्या हो जाएंगे, तो 15 G 3 टाइम्स, H 2 टाइम्स एंड K 5 टाइम्स। ठीक है ना। तो ये सब इसके फैक्टर्स हो गए। अब यहाँ पे आप ध्यान दें तो यहाँ पे हमारा एक फैक्टर 3/4 भी होगा। 3/4 थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है, बट आप इसको इग्नोर करें। x एंड y, ठीक है। तो इस तरह से आप सभी फैक्टर्स लिख सकते हैं, ठीक है ना। ध्यान दीजिएगा मैंने यहाँ पे स्टेटमेंट्स नहीं दिया है, बट आपको इस तरह से स्टेटमेंट दे के बनाना है। Next, identify the terms and their factors in the following expressions. Show the terms and factors by tree diagram. तो जैसे ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दिया गया है, इसमें हमको आइडेंटिफाई करना है इनके टर्म्स को और फिर उनका एक फैक्टर ट्री बनाना है। तो इसको तो मैंने एक्सप्लेन नहीं किया था, बट मैं अभी जब यहाँ पे एक्सप्लेन करूँगा तो आपको समझ में बहुत ही सिंपल है। बेसिकली क्या करना है कि जैसे ये एक एक्सप्रेशन है, इसमें कौन कौन से फैक्टर हैं, I mean कौन कौन से टर्म है। तो एक टर्म है हमारा, जैसे चलिए इसको ऐसे कर लेते हैं 2x - 7, तो इसमें 2 टर्म है। कौन कौन, एक 2x और दूसरा -7। मैंने बताया था साइन के साथ यूज़ करना है, ठीक है। तो एक 2x हो गया और एक -7 हो गया। अब 2x के कौन कौन से फैक्टर हैं, एक 2 है और एक x है। इसके कौन से फैक्टर है, एक ही फैक्टर है -7, बस बन गया फैक्टर ट्री। एक थोड़ा डिफिकल्ट सा लेते हैं, जैसे ये थर्ड नंबर, ये फर्स्ट था, सेकंड आप ट्राई करेंगे, थर्ड मैं बता रहा हूँ।
तो ये हमारा जो गिवन एक्सप्रेशन है वो है 15x वाई स्क्वायर प्लस 7x स्क्वायर वाई माइनस 2xy। इसके 3 टर्म्स हो गए, कौन कौन? 15x वाई स्क्वायर, 7x स्क्वायर वाई। अच्छा थोड़ा सा इसको और इधर ले लेते हैं, 7 स्पेस का ध्यान रखना है ताकि मतलब क्लियर बने, और माइनस 2xy। सभी तीनों फैक्टर्स को हमने अलग अलग लिख दिया। अब इसके जो जो फैक्टर्स हैं सभी टर्म्स को हमने अलग अलग लिख दिया, टर्म्स को अलग अलग लिख दिया। अब इसके फैक्टर्स को हम लोग को लिखना है। कैसे लिखेंगे? तो थोड़ा ध्यान दीजिए इस तरह से आराम से। एक 15 हो जाएगा, एक x और 2y। ठीक है, अब इस तरह से यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक फैक्टर 7, 2x और एक y। इसके फैक्टर्स क्या होंगे, -2x y। तो बेसिकली यही करना है कि फैक्टर ट्री बन गया। अब यहाँ पे स्पेस थोड़ा ज़्यादा होता और इसको थोड़ा सा सेपरेट बनाते तो और अच्छा सा लगता, बट इट्स ओके। आप अपनी कॉपी में थोड़ा अच्छे से साफ सेपरेट बनाइएगा। तो बेसिकली इसी तरह से हमें फैक्टर ट्री बनाना है किसी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का। अब नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट। ठीक है, अभी हम लोग न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट की बात किए थे शुरू में, तो हमें न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट बताना है कांस्टेंट्स को छोड़कर। अब आप देखिए कांस्टेंट्स क्या है यहाँ पे, जो यहाँ पे एक्सप्रेशंस दिए गए हैं। तो जैसे ये एक एक्सप्रेशंस की बात कर रहे हैं, तो ये 18 जो है वो कांस्टेंट टर्म है, तो इसका हमें न्यूमेरिकल नहीं बताना है कोएफिशिएंट। जो हमारा जो अदर टर्म है कांस्टेंट टर्म को छोड़कर उसका न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट बताना है। तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, गिवन एक्सप्रेशन (18 - 6t²). So numerical coefficient of terms other than constants. कांस्टेंट्स को छोड़कर कौन सा टर्म आपका बच रहा है, -6t²। यही हो गया। अब इसका न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट क्या हो जाएगा, तो ये न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट मतलब जो सिर्फ इसका न्यूमेरिकल वैल्यू है -6, या जो न्यूमेरिकल फैक्टर है वही बस लिखना है। इसमें न्यूमेरिकल फैक्टर कौन सा है, -6 है, तो -6 हो गया न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट ऑफ दिस टर्म। ठीक है ना। इसी तरह जैसे आप यहाँ पे देखिए, इसमें तो आपका सिर्फ ये कांस्टेंट टर्म है। एक नेक्स्ट पेज में बनाते हैं, क्या है, 1 + 2t + 3t² + 4t³। 1 + 2t + 3t² + 4t³। इसमें 4 टर्म्स हैं जिसमें से एक कांस्टेंट टर्म है। इसको छोड़ देंगे तो कौन कौन से टर्म्स हो जाएंगे। पहले तो आपका क्या लिखे हम लोग, गिवन एक्सप्रेशन हो गया, टर्म्स अदर देन कांस्टेंट्स। कौन से हैं, तो 2t है, 3t² है और 4t³ है। अब इसमें न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट्स, अब देखिए अब सबका सेपरेट नहीं लिखते हैं हम लोग, ठीक है ना। है ना, अब अलग अलग नहीं लिखेंगे। पहला जो हमारा टर्म है उसका न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट 2 है तो 2 लिख दीजिए, इसका 3 है तो 3 लिख दीजिए, और इसका 4 है तो 4 लिख दीजिए। ठीक है। इसी तरह से जो बाकी के यहाँ पे आपको दिख रहे हैं, थर्ड नंबर तो बहुत ईजी है। इसमें 2 टर्म है, अब दोनों ही, इसमें कोई भी कांस्टेंट टर्म नहीं है, तो दोनों का हमको न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट लिखना पड़ेगा। तो देखिए पहला में तो आपको कोई न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं दिख रहा है, तो अगर कोई ऐसा टर्म है जिसमें कोई न्यूमेरिकल
फैक्टर है ही नहीं, तो उसमें हम समझेंगे कि 1 होगा, नहीं तो -1। अगर माइनस का साइन लगा होगा तो -1 होगा फैक्टर, आई मीन न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट, और अगर माइनस का साइन नहीं हो, प्लस हो, तो फिर उसका जो न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट होगा उस टर्म का वो 1 होगा। ये बात आपको याद रखना है। जैसे इस केस में यहाँ पे क्या हो जाएगा -1 और इसका होगा 7। ठीक है, तो आप लोग इसको प्रॉपर लिख के सॉल्व कर लीजिएगा। अब एक नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई टर्म्स विच कंटेन x एंड गिव द कोएफिशिएंट ऑफ x। मतलब इसमें हमको वो टर्म्स को लिखना है जिस टर्म में x वेरिएबल हो, और फिर हमको उस वेरिएबल का कोएफिशिएंट भी लिखना है। तो चलिए कैसे बनाएंगे। गिवन एक्सप्रेशन 3y² x + y। अब इसमें दो टर्म है इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में। एक में देखिए ये केवल y है, इसमें x नहीं है, इसमें है, तो हमको सिर्फ इसी टर्म का x का कोएफिशिएंट बताना है। लिख देते हैं, here the term that contain x is 3y² x। Thus, the coefficient of x क्या हो जाएगा, x को छोड़ दीजिए, x को आप हटा दीजिए, तो क्या बचेगा 3y²। 3y² होगा इसका आंसर। चलिए ठीक है, इसी तरह से आप देखिए सेकंड में जो टर्म x कंटेन कर रहा है वो कौन सा है, ये है, तो इसका कोएफिशिएंट आप लिख लेंगे। इसमें दो टर्म है, एक 4x भी है और एक 5xy² भी है, तो आपको दोनों का फिर कोएफिशिएंट लिख लेना है, एक का 4 हो जाएगा, दूसरे का 5y² हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन 5b का, ये भी एकदम एग्जैक्टली उसी के जैसा है। यहाँ पे हमको x² वाले टर्म्स को लिखना है, तो x² वाला टर्म्स पहला में ये है, दूसरा में ये है, और तीसरा में ये और ये दोनों है। ठीक है, तो फिर उसी को आप x² को रिमूव करके जो बचेगा फैक्टर, वही उसका प्रोडक्ट जो होगा वो उस टर्म का मतलब x² का कोएफिशिएंट हो जाएगा। तो इसको भी आप लोग खुद बना सकते हैं। अब क्लासीफाई इनटू मोनोमियल्स, बाइनोमियल्स एंड ट्राइनोमियल्स। तो ये तो बहुत इजी है। मोनोमियल मतलब जिसमें एक टर्म है। अब देखिए यहाँ पे ये दो टर्म है, तो ये क्या हो गया आपका बाइनोमियल। इसमें एक ही टर्म है, तो ये हो गया मोनोमियल। इसमें कुछ नहीं करना, आपको बस लिख देना है। ठीक है, जैसे मैं लिख रहा हूँ, अब आप थोड़ा अच्छे से लिखेंगे, गिवन एक्सप्रेशन इज मोनोमियल, गिवन एक्सप्रेशन इज बाइनोमियल, ऐसे करके। अब यहाँ पे तीन टर्म है, तो ये ट्राइनोमियल हो गया। यहाँ पे ये एक ही टर्म है, कांस्टेंट टर्म है, तो आप इसको मोनोमियल्स कह सकते हैं क्योंकि एक ही टर्म है। अब स्टेट वेदर ए गिवन पेयर ऑफ टर्म्स इज ऑफ लाइक और अनलाइक टर्म्स। लाइक और अनलाइक टर्म्स बताना है। तो लाइक टर्म्स का आप कंडीशन जानते हैं, वेरिएबल सेम होना चाहिए विथ सेम एक्सपोनेंट। तब देखिए यहाँ पे तो वेरिएबल है ही नहीं, दोनों कांस्टेंट टर्म है, तो ये भी लाइक ही टर्म हो गया। यहाँ पे देखिए दोनों का वेरिएबल सेम है, एक्सपोनेंट भी सेम है, तो ये भी लाइक हो गया। यहाँ पे देखिए वेरिएबल डिफरेंट है, तो वो अनलाइक नहीं है। यहाँ पे देखिए एक्स वाई है, वाई एक्स है, तो आप जानते हैं कि ऑर्डर में ऑर्डर से मतलब नहीं है, होना चाहिए, अवेलेबल होना चाहिए। यहाँ भी एक्स है, यहाँ भी एक्स है, यहाँ भी वाई है, यहाँ भी वाई है, दोनों ही में एक्स और वाई का एक्सपोनेंट सेम है, तो ये भी लाइक हो गया। और बस आपको आगे लिख देना है, एक्सप्रेशन लिख के लिख देना है लाइक या फिर नॉट लाइक या फिर अनलाइक लिख देना है। अब ये बताइए क्या होगा, m² p एक्सपोनेंट चेंज है, अनलाइक। ठीक है, सिमिलरली अब आप इसका देख लीजिएगा, आइडेंटिफाई लाइक टर्म्स इन द फॉलोइंग। इसमें लाइक टर्म्स आपको आइडेंटिफाई करना है। तो जैसे अगर आप ये -7xy² लेते हैं, तो xy² कहीं और आपको दिख रहा है, कहाँ दिख रहा है, कि यहाँ दिख रहा है xy², ये x²y है, बस वही, मतलब दो हो गया, -7xy² और -3xy²। और अब ये x² y का अगर आप देखें,
तो 17x² y, और कहीं दिख रहा है x²y? हाँ, एक ये भी है, तो यही 2 हो गया, 17x² y और -yx²। ये लाइक टर्म्स है ना? क्यों? क्योंकि देखिए ऑर्डर चेंज हुआ है, बाकी वेरिएबल सेम है और एक्सपोनेंट भी सेम है। उसी तरह से थर्ड पेयर अगर आप देखें तो जैसे ये जो हो गया उसको मार्क कर लीजिए, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, और अब फिर उस तरह से XYZ वाला आप देखिए, XYZ वाला कौन कौन सा है? एक ये है, एक ये है, 2 है। तो इसी तरह से बाकी के जो लाइक टर्म्स के ग्रुप्स हैं उनको आप ऐसे ही लिखते जाना है, ठीक है? तो ये भी सिंपल है, इसको आप कर लीजिएगा। बाकी जो बचे हुए 2 मैंने कर दिया है। अब अगेन यहाँ पे आपको वैल्यू फाइंड करना है, तो ये मैंने आप लोग को बताया था आई होप शुरू में ही। चलिए एक फिर से बता देते हैं। गिवन एक्सप्रेशन 7xy - x²। तो यहाँ पे आपको क्या करना है? x का वैल्यू 2 रखना है, तो 7 × 2, और y का वैल्यू 3 रखना है, 2²। अब सॉल्व कर लीजिए। 7 × 2 = 14, 14 × 3 = 42, और -2 × 2 = 4। 42 में से 4 आप माइनस करेंगे 38। तो ये हो गया हमारा द वैल्यू ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। और हमेशा याद रखिएगा इसमें आपको जो वैल्यू दिया रहेगा उसी के बेस पे आपको न्यूमेरिकल वैल्यू निकालना है, ठीक है ना? यहाँ भी आपको सेकंड में क्या करना है? x और y के वैल्यू पुट करने हैं और सॉल्व करना है, बहुत सिंपल है। ओके, तो अब हम लोग का जो नेक्स्ट है वो एडिशन है। इसमें अब हम लोग एडिशन सीखेंगे। तो बेसिकली अभी एक नया टॉपिक है और ऑलरेडी हमारा वीडियो काफ़ी लंबा हो चुका है, तो इस नए टॉपिक को हम लोग नेक्स्ट पार्ट में शुरू करेंगे। ओके, तो आई होप आपको जितना भी बताया गया है अब तक आप समझ गए होंगे। जो न्यूमेरिकल्स मैंने करा है वो भी आप समझ गए होंगे। आपको क्या करना है कि जो भी अब तक बताया गया उनको एक बार बढ़िया से समझना है फिर से, और जो न्यूमेरिकल्स मैंने आपको बताया कि आप बना लेंगे उनको ज़रूर बना लेंगे, ठीक है ना? बिकॉज ये प्रैक्टिस इसमें बहुत चाहिए होता है, ठीक है ना? बिना प्रैक्टिस का आप इसको अच्छे से समझ नहीं पाएंगे, ठीक है ना? छोटा छोटा डिफिनीशंस है, छोटे छोटे टर्म्स हैं इसमें जो आपको याद रखने हैं, जो कि आप आसानी से कर लेंगे। लेकिन अगर आप प्रैक्टिस नहीं करते हैं तो चांसेस है कि आप उसको समझ नहीं पाएंगे अच्छे से, या ये कहिए आप भूल जाएंगे। तो आप ज़रूर इसको अच्छे से रिवाइज करें और जो जो छूटे हुए न्यूमेरिकल्स हैं उनको ज़रूर बनाएं, ठीक है? सो इसी उम्मीद के साथ कि आप लोग को जो बताया गया आप करेंगे, आज की इस वीडियो को एंड करते हैं और मिलते हैं अगले पार्ट में जिसमें हम लोग एडिशन और सब्ट्रैक्शन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का सीखेंगे, ठीक है? तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।